नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजना में आज बात करेंगे बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे की। बतौर चुनाव समिति अध्यक्ष नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से आहत आडवाणी ने पार्टी के 3 अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। आडवाणी का यह फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। इस्तीफे के बाद से आडवाणी के मान मनौवल का दौर जारी है। पार्टी और संघ के बड़े नेताओं ने घर जाकर उनसे बात की और अपना फैसला वापस लेने के लिए दबाव बनाया। नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन आडवाणी ने फिलहाल इस्तीफा वापस न लेने का मन बनाया है। सवाल है कि आडवाणी का यह आखिरी दांव कितना कारगर साबित होगा। आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेजे 15 लाइनों के इस्तीफे में जैसे पार्टी में पनपे मोदीवाद पर गहरा अफसोस और नाराजगी जताई। लिखा, मुझे अब नहीं लगता कि ये वही आदर्शवादी पार्टी रह गई है जिसकी नींव डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नानाजी देशमुख और वाजपेयी जी ने डाली थी। वो पार्टी तो सिर्फ देश और उसके लोगों की चिंता करती थी। अब तो हमारे ज्यादातर नेता सिर्फ अपने व्यक्तिगत एजेंडे की चिंता कर रहे हैं। आडवाणी को पार्टी नेता बीमार करार देते रहे, लेकिन आडवाणी ने इस्तीफा देकर साफ कर दिया कि मोदी नाम का कांटा उनके सीने में गहरे तक गड़ा हुआ है। मैंने पूरी जिंदगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में महान गर्व और संतोष महसूस किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और जिस दिशा में जा रही है उसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने पार्टी के 3 मुख्य पदों राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इस बीच आडवाणी को मनाने की कवायद तेज हो गई है। तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि उन्होंने बिना हमको विश्वास में लिए ये बात कर दी। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, अब 4:45 नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे लगता है हम मना रहे हैं, मैं विश्वास हूँ कि हम मना रहे हैं। आडवाणी का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ चाहता है कि बीजेपी नेतृत्व अपने स्तर पर आडवाणी जी को मना ले। जाहिर है, जिस तरह बीजेपी की कतारें मोदी के इर्द गिर्द जुट गईं, महिमा गान हुआ। खुद आडवाणी के करीबी भी राजनाथ सिंह को मोदी का नाम लेने से रोक न पाए। उसने आडवाणी का कद छोटा किया, उनकी साख गिराई। उप प्रधानमंत्री तक का सफर आडवाणी ने तय किया और प्रधानमंत्री न बन पाने की टीस सालों साल उन्हें कचोटती रही। और अब उसी पद पर नरेंद्र मोदी की दावेदारी को देखना और स्वीकारना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। तो क्या बीजेपी में ये आडवाणी युग का अंत है? जाते जाते आडवाणी बीजेपी को जैसे एक नई अग्नि परीक्षा के लिए खड़ा कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। आपको बता दें कि आडवाणी को मनाने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। इस बीच खुद को मनाने गए पार्टी नेताओं के सामने उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के फैसले के पहले संसदीय बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। आडवाणी ने यह भी पूछा क्या आगे भी पार्टी के फैसले इसी तरीके से हुआ करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत का क्या हुआ। इस फैसले के बाद यह लग रहा है कि पार्टी एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली बन गई है। महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। क्या आडवाणी के इस्तीफे का बीजेपी और संघ परिवार पर कोई असर होगा? दूसरा सवाल, क्या उनका आरोप सही है कि बीजेपी अपनी राह से भटक गई है? तीसरा सवाल, क्या सचमुच बीजेपी नेता अब देश की चिंता छोड़ अपना व्यक्तिगत एजेंडा आगे बढ़ा ले जैसा आडवाणी कह रहे हैं? चौथा सवाल, क्या बीजेपी में विरोध के सुर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है? और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी अब सिर्फ एक व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी के हाथों में खेल है? वो सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे। जाहिर है आडवाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। पार्टी दोराहे पर खड़ी है और हमारा एजेंडा साफ है, आडवाणी के उठाए सवालों पर आत्मचिंतन होना चाहिए। बात करने के हमारे साथ दिल्ली से न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, संघ के विशेषज्ञ राकेश सिन्हा स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी और कांग्रेस के गुजरात प्रभारी मोहन प्रकाश। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि ये अब वो आदर्शवादी पार्टी नहीं है जिसकी स्थापना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख का हाथ था, और अब ये कुछ लोगों के जो है वो अपने एजेंडे पर परसू कर, व्यक्तिगत एजेंडे की बात करते, देश के बारे में नहीं सोचते। क्या वाकई बीजेपी अपने राह से भटक गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने राह से भटकी है या नहीं भटकी है, ये एक विमर्श का विषय है। मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने जिन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है, जिन इश्यूज को एड्रेस किया है, उस पर पार्टी रिलुक कर रही है। पार्टी देखेगी, पार्टी उस पर विचार करेगी। देखिए, 3 बातें आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में है। संवाद है, संवेदनशीलता है और आडवाणी जी के प्रति श्रद्धा भाव है। जहां तीनों बातें हों, वहां मुझे लगता है जो भी संकट है वो एक
तात्कालिक संकट है उससे पार्टी निपट लेगी। पार्टी में वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे इससे निपटा जाता है और जहां संवाद नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं होती, श्रद्धाभाव नहीं होता, वहां ये क्राइसिस होती। ये पार्टी एक विचार की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, एक बड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है। जी ये राकेश जी, आपने कहा कि संवेदनशीलता की बात की, संवाद की बात की, बट आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, 2 से लेकर 182 तक पहुंचाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी की जो वर्तमान फंक्शनिंग है और जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ठीक नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कुछ लोग व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया। अब इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? क्या वाकई में आडवाणी जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई कितनी है नहीं है, इसीलिए पार्टी उस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि पार्टी में देखिए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक वैल्यूज का ह्रास हुआ है, जो मूल्यों का ह्रास हुआ है, उसका असर सभी पार्टियों पर पड़ा है और आडवाणी जी को उसकी चिंता है कि ये वाजिब चिंता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मूल्य की परिधि में है उस मूल्य की परिधि बाकी पार्टियां तो उससे बाहर ही हैं। ये न व्यक्ति आधारित पार्टी है, न किसी वंश पर आधारित पार्टी है, कुछ मूल्यों को लेकर चलती है। इसलिए आडवाणी जी ने जो दीनदयाल जी की बात की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, नानाजी देशमुख की बात की, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इनके मूल्यों पर पार्टी को लौटना चाहिए, इनके मूल्यों पर होना चाहिए। लेकिन आज जो वक्त है वो वक्त 2014 की तैयारी का वक्त है, जिसमें यूपीए के साथ सीधे पार्टी को चुनाव में टकराना है। दो बातें होती है, एक ऑब्टेनेबल मॉरलिटी होता है, एक अनऑब्टेनेबल मॉरलिटी होता है। तो पार्टी को देखना पड़ेगा आज की स्थिति में ऑब्टेनेबल मॉरलिटी क्या है, वह मॉरलिटी नैतिकता क्या है जो अभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो लंबे समय में पार्टी को करेक्टिव मोड्स हैं वो लंबे समय में करेगा, जो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में करेगा। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि यह संकट तात्कालिक है और लोकतांत्रिक पार्टियों में, जो भारत में लोकतांत्रिक पार्टियों की कमी है, आज सभी पार्टियां किसी न किसी व्यक्ति पर आधारित है। यानी राकेश जी, इंग्लैंड में अमेरिका का जो अनुभव है, यानी राकेश जी आपके कहने का मतलब ये है कि पार्टी में भटकाव की स्थिति है और पार्टी में संकट है। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि जो पार्टी, जो विचारधारा व्यक्तिवाद को गौड़ मानती है, संगठन और विचारधारा को सर्वोपरि मानती है, वो व्यक्तिवाद को आगे बढ़ा रही, करिश्मे के आगे बढ़ा रही। और लालकृष्ण आडवाणी की चिट्ठी इस बारे में साफ इशारा कर रही है। उन्होंने आज जो नेता गए उनसे पूछा क्या हमारे सामूहिक नेतृत्व का क्या हुआ, क्या पार्टी एक व्यक्ति आधारित हो जाएगी क्या? इसका जवाब पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। तो क्या वाकई में आरएसएस और विचारधारा अपनी विचारधारा से भटकते नजर आ रहे हैं? देखिए, दो बातें हुई हैं। एक, लंबे दौर में कोलिशन पॉलिटिक्स में जीने के कारण पार्टी में अनेक प्रकार के ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो परिवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए अपेक्षित नहीं है। लेकिन वो परिवर्तन आपद धर्म के अनुकूल हुआ था। जब देश में कोई स्थायी सरकार नहीं बन रही थी तो भारतीय जनता पार्टी देश को सरकार विहीन नहीं देख सकती थी। ये कोलिशन पॉलिटिक्स की विडंबना। इसलिए मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में और देश के अधिकांश लोगों के मन में की उप चेतना में यह बात है कि एक दल की सरकार बने। आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब जोश देख रहे हैं, उस जोश का एक कारण है कि पार्टी चाहती कि अधिकतम सीटें लोकसभा में चुनकर आए, देश को अस्थायी सरकार दे। और कोलिशन पॉलिटिक्स की जो विडंबना है उससे देश को और पार्टी दोनों को बाहर निकाला जाए। यह तत्काल संभव नहीं है। तो जितने अधिक तक हम कोलिशन की सीमाओं को कम कर सकें, यह पार्टी का उद्देश्य है। और यह सभी देश के बड़ी संख्या में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से असहमत हैं, वे भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थान को प्राप्त करे जिस स्थान में एक समय कांग्रेस हुआ करती थी। राकेश जी, बुनियादी सवाल वही पे, क्या जो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना बीजेपी के अंदर भटका। प्रभु चावला जी, क्या वाकई बीजेपी अपने सामूहिक नेतृत्व की धारा से भटकती नजर आ रही है और वो व्यक्ति आधारित पार्टी हो रही, या नरेंद्र मोदी ने पूरे चीजों को बुलडोज कर दिया एक तरीके से? नहीं, आप जो बात उठा रहे हैं सामूहिक नेतृत्व की, ये बात तो उठी थी। हालांकि संघ का भी स्टेटमेंट तो बताया था जब आडवाणी जी की बात हुई थी चुनाव के बाद कि एक कलेक्टिव लीडरशिप होगी हमारे यहाँ, उसके अंदर सब काम करेंगे। उस कलेक्टिव अभी तो ये होता था कि अटल जी और आडवाणी जी दोनों, जब भी बीजेपी का क्या रहा है कि कभी नानाजी देशमुख थे या उससे पहले आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय थे, तो एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसकी बात सब मानते थे। इस वक्त ये स्थिति आ गई, जैसे आपने कहा कि हम लोग अब टीवी मेडल चैनल्स में या कहीं और पे डिस्कशन सिर्फ मोदी के ऊपर रख रहे हैं। आडवाणी ने कहा कि व्यक्ति ये हो कि उन्होंने प्लूरल की बात की है, और भी व्यक्ति है जो न्यूजुअल एजेंडा लेकर के चलते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी तक चर्चा नहीं कर पा रहे कौन से वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इशारा कर रहे हैं। यानी कि वो व्यक्ति क्या संघ की विचारधारा में या संघ के संगठन में विश्वास करते हैं या व्यक्तिवाद में विश्वास करते हैं। कि मोदी तो अभी भी संघ के स्वयंसेवक बन करके आए हैं, उन्होंने करके दिखाया है, जीत के आए हैं चुनाव। बाकी जो लोग खुद चुनाव नहीं जीत सकते या चुनाव लड़ते नहीं हैं या आशय पर चले गए हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उन लोगों ने मिलकर के राजनाथ जी के
के द्वारा एक ऐसा फैसला करा दिया जिसमें व्यक्तिवाद उभर करके सामने आ गया और संगठन एक तरफ से गौड़ हो गया। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस पार्टी के अंदर खड़ा हो गया। अडवाणी जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, उन्होंने अपने पत्र के अंदर ये नहीं लिखा कि मेरे को कुछ बना दीजिए। एनडीए की उन्होंने चेयरमैन से इस्तीफा नहीं दिया, मैंने सभी बातें उठाया, और ना उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन से इस्तीफा दिया है। तो अपने को पार्टी से जोड़े हुए रखे हुए हैं, परंतु पार्टी के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का त्रास होता चला जा रहा है, 4 नेता एयर कंडीशन रूम में बैठ करके आपस में बात करके फैसला कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक काम किया है, प्रेशर बनाया है, प्रेशर बनेगा। बिल्कुल प्रभु जो बात आप कह रहे हैं, यानी मोहन प्रकाश जी, क्या बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पे जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिवाद के आधार पर एक आदमी बैठ के सारे फैसले कर रहा है, तो उसका रोक बीजेपी को लग गया है। अब आपकी सोच पर ही हमको जो है वो चिंता हो रही है। कांग्रेस पार्टी 126 से 127 वर्ष पुरानी पार्टी है। एक आदमी फैसला करता है। सुनिए, देश की आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद इस देश को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न हमारा जो है, आपने हमको बुलाया इसलिए आ गए, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, कम से कम इसमें असहमति मैं देख रहा हूं कि कहीं नहीं। और अडवाणी जी के असहमति की कहीं गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई पड़ रही जिस रास्ते पर बीजेपी जा रही है। और अडवाणी जी ने जो कदम उठाया, मैं अपने निजी राय रखता हूं कि जिस आदमी ने 40 साल 50 साल राजनीति में या देश या दल की सेवा में लगाया हो जी, अगर उसमें स्वाभिमान है तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि उनके सामने और कोई चारा था इस कदम को उठाने के लिए। और अब देखना यह है कि जो इन्होंने लिखा है इसमें, उस पर वो कहां तक टिकते हैं, क्योंकि इसमें साफ कहा है कि कुछ नेता अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, मैं कभी भी जीवन में उनके विचारों से सहमत नहीं रहा, लेकिन आप लोग भी जिस तरीके से कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखिए, 2009 के चुनाव में ये अरुण जेटली जो थे, ये प्रचार समिति के प्रमुख थे। इसके पहले 2004 में प्रमोद महाजन थे। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सर्वग्राही नेतृत्व, एक मिनट पूरी बात हो, सर्वग्राही नेतृत्व था इनका, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी, वो जब सरकार में थे प्रधानमंत्री। आप अडवाणी को सर्वग्राही नेता मान रहे हैं? आप सुन तो, मैं एक जमाने में आप ही कहते थे पोलराइजिंग थे। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के ये सर्वग्राही नेता थे, और देश के अंदर भी बहुत एक बड़ा सेक्शन था जो जिनके अंदर स्वीकृति थी। तब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़कर कांग्रेस लड़ी और देश के लोगों ने विश्वास किया। फिर 2009 में, देखिए हमको एक लाइन में पूरा कर ले, 2009 के चुनाव में फिर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी नेतृत्व कर रहे थे भाजपा का और एनडीए का। फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गई, और उसके बाद इस देश के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। अब तो ये खंडित नेतृत्व है, जो जिस नेतृत्व को ये आगे कर रहे हैं, न ये दल में सहमति है और न एनडीए में सहमति है। तो इसलिए कांग्रेस की चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से अडवाणी जी ने क्या बुरा कहा था, नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की, और जिस राज्य में गए थे वहां के मुख्यमंत्री की भी तारीफ की, और जिस तरीके से अपमानित किया, मैं नहीं समझता कि कोई दल का आदमी करेगा। आपको लगता है बीजेपी में खंडित नेतृत्व? नहीं, इसमें आपकी जानकारी मैं बढ़ा दूं, ये पहली बार नहीं किया इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी को जब महामंत्री पद से गुजरात में हटाया गया, आपने कहा ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सभा हुई तो नारा लगवाया कि अटल जी की धोती 2 करोड़ में बिकी। जो मैं कह रहा हूं आप तस्दीक करिए। और मोहन जी, राकेश जी इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे जो बात कह रही है, आज बीजेपी खंडित नेतृत्व में खड़ी हुई है? देखिए, आप मोहन प्रकाश जी को ये जानना चाहिए कि इस अगले 2014 के चुनाव में विचार और पार्टी से उनका टक्कर होगा, चाहे व्यक्ति ए है, बी है, सी है। वे अडवाणी जी को भी सांप्रदायिक मानते थे, आज मोदी जी को भी मानेंगे, कल तीसरा नेता आएगा उसको भी सांप्रदायिक मानेंगे। ये लड़ाई वैचारिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में
किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी पार्टी पर अधिक बहस होती है, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन कांग्रेस हार मान चुकी है और इसीलिए मैं इसको असहज नहीं मानता हूं। देखिए 50-60 के दशक में जब कांग्रेस में क्राइसिस था तो जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी उसमें शामिल होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में संकट है, हाशिए पर बैठी हुई पार्टी जिसका विचार के रूप में हाशिए पर चली गई है, संगठन के रूप में हाशिए पर चली गई है, वो पार्टी यदि शरीक हो रही है तो अपना अस्तित्व बना रही है। एक रेफरेंस पॉइंट बीजेपी बन रहा है इनके लिए, इनके जीने का, इनके बहस करने का। इनके सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं, सारे नेता ब्लॉग पर लिख रहे हैं, इनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी हो गया है। इसलिए मैं कहूं कि आप विचारों से ही लड़ रहे हैं, आप विचारों से भाग रहे हैं, समझ रहे हैं? ये इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारों के आधार पर ही लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। और इस देश के लोग फिर फैसला करेंगे, देखते रहिए। इसी तरह 2004 में कह रहे थे, 2009 में आप कह रहे थे, 2014 में भी इस देश के लोग चलेगा, इस देश को हिंदू मुस्लिम कैंप में बांट देंगे। कमाल मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी के अंदर का जो द्वंद्व है, क्या बीजेपी में व्यक्ति आधारित होगा पूरी पार्टी होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं ये बात, इत्तेफाक की बात है कि आज मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने जो लफ्ज, मैं तकरीबन पिछले 15 दिन से बराबर कह रहा हूं, एक सिंगल आदमी है जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को पार्टी के वो बुलडोज कर रहा है और उसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूम रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे ऑफकोर्स हमें आडवाणी जी की भी पॉलिटिक्स से, जैसे राकेश भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, हम उनसे बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते आए, क्योंकि उन्होंने पूरी नफरत की एक दीवार पैदा करी। जो उन्होंने कल बोया था गोवा के अंदर, वो आज काट लिया उन्होंने, वो अलग बात रही। लेकिन जिस तरह से और ये हमारे लिए दुखदायक बात है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो एक बड़ी मेजर अपोजिशन पार्टी है, उसका यह हशर हो कि बाकी पार्टी की सारी फिलॉसफी जो है वो सब खत्म होकर एक सिंगल आदमी के इर्द गिर्द घूम जाए। और उसके लिए जो इल्जाम दिया जा रहा है, कल भी अगर आप देखेंगे राजनाथ सिंह और बाकी शाहनवाज साहब और जितने भी लोग थे, वो मीडिया हाइप की बात कर रहे थे, एज इफ इस तमाम चीज के लिए मीडिया जिम्मेदार है, और जो कुछ उनके अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसका वो बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आलोक जी, आपके क्या आपको लगता है वाकई बीजेपी का स्वरूप बदल रहा है या बीजेपी भटकाव के रास्ते पर जा रही है? जो बात लाल के आडवाणी सही है या वो अभी भी पुरानी दिशा में पुराने तरीके सोच रहे हैं, पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है? आशुतोष जी, एक मिनट दे तो मैं कहूंगा, जैसे प्रभु चावला जी और राकेश जी ज्यादा अच्छी तरह से अंदरूनी जानते हैं। जरा याद करें, 2001 में अटल जी के घर पर सुंदर सिंह भंडारी जी की एक पुस्तक रिलीज हुई, जिसमें सुंदर सिंह भंडारी जी की डायरी भी है। राकेश जी के पास तो वो रखी भी होगी शायद, जिसमें सुंदर सिंह भंडारी ने 98 में लिखा था, आडवाणी जी को इंगित करते हुए, ये व्यक्तिवादी राजनीति जा रही है, ये अपने कुछ खास लोगों को बना करके पार्टी को इस तरह से ले जा रहे हैं जो दीनदयाल जी की नीतियों के विरुद्ध है। तो जो अभी फारूकी जी कह रहे थे, सही बात यह कि आडवाणी जी लगातार ऐसे लोगों को बढ़ाते रहे, जो प्रभु चावला जी भी अभी कह रहे थे। कुछ आपने गलत लोगों को, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जोड़ तोड़ की राजनीति को आडवाणी जी ने जब बढ़ाया, आज जब या तो उनको पहले एहसास था तो या तो पहले इस्तीफा दे देते। नरेंद्र मोदी जी के जो पाप है, जिसके लिए चर्चा की जाती है भाई 2002 के दंगे के लिए, तो आडवाणी जी भी उस समय यहीं पर उसके वो थे, होम मिनिस्टर थे, वो यहां से रोज हर मिनट टू मिनट सलाह दे रहे थे। इसके बावजूद यदि केवल आप उनको कटघरे में खड़ा, आज उनको चूंकि किनारे कर दिया गया, ये संघ का फैसला है। मेरा ख्याल राकेश जी को बात पाना चाहिए कि संघ ने फैसला किया और आडवाणी जी को किनारे हो जाना चाहिए। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मुखौटों की राजनीति जो गोविंदाचार्य ने लिखा था, आज वही की जा रही है कि भाई देखिए, हम जो है, हम तो बड़े, हम पार्टी, हम नीति विचार पर है। विचार पर नहीं है, आप व्यक्ति के बल पर चुनाव लड़ते हैं। आप यदि वहां भारती को चेहरा दिखाया, आपने यदि आडवाणी अटल जी को दिखाया, आज आप मोदी जी को दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतना चाहिए और साथ में विचारधारा होना चाहिए। आपको लगता है कि आडवाणी जी ने जो कुछ कहा, दरअसल जो बोया था वही काट रहे हैं आज? बिल्कुल, मेरा यही कहना है, उन्होंने बोया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बढ़ाया, उन्होंने जेटली को बढ़ाया, उन्होंने सुषमा जी को बढ़ाया। आज जब वो किनारे हो गए तो उनको पहले समझ करके या तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था। आज वो एक ढोंग जैसे करता है ना आदमी, अब मैं संन्यास ले रहा हूं। भाई उनको तो भैया जोशी ने, आपके चैनल में हम लोग बात कर चुके, भैया जोशी ने परसों भी कहा भाई आप जाके संन्यास ले लीजिए, अपना बैठ जाइए। तो उनको कहना चाहिए मुझे संघ ने निर्देश दिया है, मैं बैठ रहा हूं, तो शायद उनका बड़प्पन ज्यादा। बिल्कुल। जफर सरेसवाला जी, आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी नाम का हवा इतना बड़ा हो गया कि लोगों को डर लगने लगा है? जब वो पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर पर उभरते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी को तकलीफ होती है, कहते हैं पर्सनल एजेंडा बढ़ा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी वाकई पर्सनल एजेंडा बढ़ा रहे हैं और आडवाणी को इससे तकलीफ हो रही है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। यानी हम अगर देखें, हमारा मुल्क जब आजाद हुआ था, हमेशा कोई भी पार्टी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द ही चलती है।
इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में कई लोगों का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद जो बढ़ चढ़कर जो पर्सनालिटी आई वो जवाहरलाल नेहरू की थी। उसके अलावा किसी का कोई रोल ही नहीं था। मौलाना आजाद जैसे शख्सियत को बिल्कुल डिमिनिश कर दिया गया था, पता ही नहीं चला, वो एक रेलेगेट कर दिए गए थे पिछले हिस्से में बिल्कुल। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उसके बाद राजीव गांधी आए। तो ये पर्सनल एक आदमी के पीछे ही हमेशा होता है। हमेशा एक आदमी सही या गलत वही एक लीडरशिप देता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया है तो ये नॉर्मल है। ये दुनिया में यही हो रहा है। साहब, अगर आप नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, पीछे पूरा चल रहा है। आप नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं जफर सरेसवाला साहब, लेकिन जो चिट्ठी लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी है, उनका कहना है कि पार्टी वो आदर्शवादी पार्टी थे, वो नहीं है जो देश के बारे में सोचती थी, यहां के लोगों के बारे में सोचती थी। अब कुछ नेता जो हैं वो अपने पर्सनल एजेंडे के बारे में सोच रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी को देश की चिंता नहीं है, वो अपने पर्सनल एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया। ये किसी और ने नहीं, उनके गुरु, उनके मेंटर ने लगाया है। नहीं, यानी मुझे तो हंसी आती है आडवाणी साहब के उस पर कि भाई आप कहते हो आपने ही मोदी साहब को बनाया, तो बल्कि आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका शिष्य जो है वो आज आगे बढ़ा है। हमेशा बाप के बाद अगर बेटा आगे निकलता है तो बाप को खुशी होनी चाहिए। अगर लोग बेटे के नाम से बाप जाना जाता है तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है आडवाणी साहब के उनके घर पर प्रदर्शन करवाते रहे। यही बेटे का काम है। भाई देखिए, मैं इसकी सियासत में जाना नहीं चाहता। अरे भाई, आप सियासत में कर रहे हैं और ऊपर कह रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहता। आप आजादी के बाद से लेके अब तक बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आडवाणी के घर पर प्रदर्शन करवा के हाय हाय करवाएगा बेटा, वो उस पर था नरेंद्र मोदी सेना, वो कोई और नहीं था। वो देखिए किसने किया, वो कोई मतलब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आडवाणी जी और ये लोग अटल जी जब काम कर रहे थे तब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में। चाय की दुकान यानी ये सब पुरानी बात। देखिए ये बातें आप ना करें। पहले इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, 69 में सब पुराने लोगों का सफाया किया था। ये तो होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप ये कहिए कि विभाजन कर रहे हैं, नए लोग आप ये कहिए कि इस पर विभाजन हो रहा है विचारों के आधार पर। प्रभु चाला हमारे पीछे राजनीति प्रभु, क्या ये जो सवाल लालकृष्ण आडवाणी उठा रहे हैं, दरअसल वो नरेंद्र मोदी से खफा होकर उठा रहे हैं, या उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर आ जाएंगे तो उनकी पूरी लेगेसी खत्म हो जाएगी? ये नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी भी तो पर्सनालिटी कल्ट का हिस्सा थे। नहीं, पर्सनालिटी कल्ट का हिस्सा थे। 60 साल उन्होंने राजनीति में दिए थे भाई, ऐसे नहीं बन गए थे। उन्होंने दंगों के नाम पर जो बनकर के नेता नहीं बने थे। दंगे अनफॉर्चुनेट हुए थे, गोधरा में जो कांड हुआ था अनफॉर्चुनेट हुआ था। पर ये आप आडवाणी जी की तुलना आप मोदी से करेंगे तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी दोनों के साथ। ये दोनों अपने अपने किस्म के मॉडल हैं। पर आडवाणी जी की 60 साल की यात्रा को आप मोदी के साथ कंपेयर करेंगे तो लगता है राजनीति के अंदर इस तरह के कंपेरिजन बड़े अनफेयर होते हैं। आडवाणी जी अपनी जगह है, मोदी अपनी जगह है। मोदी ने अच्छा काम किया गुजरात के अंदर, डेवलपमेंट एजेंडा आगे लेकर के आए हैं, परंतु तरीका काम करने का गलत है। कि हर पार्टी में डेमोक्रेसी के अंदर, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए, जैसे अभी फारूकी भाई कह रहे थे, देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है कि एक मेन ऑपोजिशन पार्टी के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो आप चैलेंज क्या करेंगे? चेक्स एंड बैलेंसेज अपनी पार्टी में नहीं है तो बाहर कैसे होंगे? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी के प्रति उनको क्या, मोदी से क्या कंपटीशन है उनका? कोई कंपटीशन नहीं है कि 85 साल के वो 86 साल के हो गए हैं, अगला सफर उनका अच्छा रहने वाला है, कुछ दिनों का जितना भी रहना है, स्वस्थ है अभी भी वो। तो बाकी नेता उनके जितने भी दूसरे पंक्ति नेता इतने अस्वस्थ नहीं जितने आडवाणी जी हैं। तो आडवाणी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। उनकी महत्वाकांक्षा जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने। जब एक बार मैंने सवाल पूछा था उनसे कि आप दूल्हे ही बनेंगे या हमेशा बारात में चलते रहेंगे, तो थोड़े खफा हो गए थे कि मेरे को आपकी सोच के ऊपर तो दुख होता है कि आप इस तरीके से सोचते हैं। तो आडवाणी जी एक कार्यकर्ता भी रहे हैं, पार्टी के निर्माता भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी किया है। उन्होंने अटल जी का नाम प्रपोज किया था, हालांकि आरएसएस वालों ने उनको 91 के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया, जो हिंदू मूवमेंट के एक प्रतीक बन चुके थे। हालांकि अटल जी बन सकते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसी आरएसएस ने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया था। उस पर वो चेहरा बनाया था, मूवमेंट किया था। 3,000 किलोमीटर की रथ यात्रा उन्होंने 3 बार की है, पार्टी को रिवाइव किया है। आज उन्होंने जो प्रश्न उठाया है
कि व्यक्ति ये इम्पोर्टेंट तो चले जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर मोदी के प्रति उनका भी कोई नहीं है। मोदी को बनाने वाले बीजेपी के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कहीं रुकता जा रहा है और व्यक्ति विशेष को जो है वो तरजीह दी जा रही है। कमाल फारूकी साहब, हिंदुस्तान की पार्टी का एक नजरिया ये क्या करिश्मे के आधार, आपकी पार्टी भी जो एक व्यक्ति पे चलती है, तमाम पार्टियां एक व्यक्ति पे चलती हैं, तो अगर बीजेपी भी उस रास्ते पे चलती तो क्या? नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, आपने हमारी पार्टी की तुलना करी या कांग्रेस की पार्टी की तुलना करी, ठीक है, लीडर एक होगा, यकीनी बात है, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें पूछती है, लेकिन उसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है वो देखने की जरूरत है। इनके यहाँ तो सारे फैसले नहीं सर, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कांग्रेस में तो नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट है, वो यकीनी बात है पार्टी को रिप्रेजेंट करेगी वो, और वो एक प्राइम मिनिस्टर है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पार्टी को पूरा हक है कि वो मौसी को उनको बताया कि कहां आप गलत कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे नेताजी को पूरा हक है कि चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर है, उसको बताएं कहां गलती हो रही है। हुकूमत तो बेटा कर रहा है, लेकिन अगर कोई बात करनी है तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर बाकायदा डिस्कस होता है, तो और उसके अंदर ये भी होता है कहां गलती हो रही है, कहां ठीक करना है। लेकिन यहाँ तो बीजेपी में भी तो तमाम नेताओं ने बैठ के फैसला किया ना, बीजेपी में कोई गलती नहीं हो रही। बीजेपी में तो बिल्कुल ठीक है। बीजेपी में तो हशर ये है कि कल के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक था। मोदी साहब ने कहा कि मुझको बाकायदा ब्लेसिंग दी है। ऐसा झूठ बोल रहे हैं आप, आपका फोन तक का नहीं रिसीव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा है कि वो आराम करें, तबीयत खराब है। अरे भाई, वो फिल्म देख रहे हैं यार। आप कह रहे हो फिल्म देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे बातचीत के अंदर वो ये है कि क्या अब लाल कृष्ण आडवाणी को इस बात से रिकंसाइल कर लेना चाहिए कि उनका युग खत्म हो गया है, नया नेतृत्व सामने आना चाहिए और उसको जो है वो वेतन देनी चाहिए। क्या वो देने के लिए तैयार है या अभी भी उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती जाए? इस पर विचार करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, वापस लौटते हैं। Amity Business School